नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका टू स्टेट्स के इस चौथे एपिसोड में। टू स्टेट्स, जहां हम बिहार झारखंड से जुड़ी सप्ताह की बड़ी खबरों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। तो जो पहली खबर है झारखंड से जुड़ी हुई, वह कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीमीटर देने की खबर है। जी, हेमंत सोरेन सरकार ने दिल्ली सरकार की तर्ज पर यह घोषणा की है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमितों को वह मुफ्त में ऑक्सीमीटर देगी। ऑक्सीमीटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो कोरोना से संक्रमित मरीजों की काफी मदद करता है। मार्केट में इसकी कीमत 400 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है। खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता लगाने के लिए ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे उंगली या कान पर क्लिप की तरह लगाना होता है। इसमें लगे सेंसर पता लगाते हैं कि खून में ऑक्सीजन का प्रवाह कैसा है। इसकी रीडिंग ऑक्सीमीटर की डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई देती है। स्क्रीन पर लेवल 95% से 100% की रेंज में हो तो इसे सामान्य माना जाता है। ऑक्सीमीटर देने का मकसद यह है कि लोग घर पर ही अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल जांच सके और जरूरत पड़ने पर उनके लिए ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था की जा सके। खासकर उन मरीजों में जिनमें लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी असिम्प्टोमेटिक मरीज, उनमें ऑक्सीजन का लेवल कब कम हो गया यह पता नहीं चलता। संक्रमित व्यक्ति में यदि लक्षण स्पष्ट नहीं होते तो शुरू में कम ऑक्सीजन की वजह से बीमार व्यक्ति के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह बिना किसी तकलीफ के यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो संक्रमित व्यक्ति की हालत ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए कोरोना से संक्रमित लोगों के ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखने की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीमीटर उसकी जान बचाने में काफी मदद करता है। अब हेमंत सोरेन सरकार ने ऑक्सीमीटर देने की घोषणा तो कर दी है, पर कोरोना महामारी को रोकने के लिए जिस गाइडलाइन को जारी किया है उसी का पालन नहीं कर पा रही। असल में गाइडलाइन का पालन करने के नाम पर केवल ढोंग हो रहा है। राज्य सरकार के ये नियम किसी एक माननीय के लिए सख्त तो किसी दूसरे माननीय के लिए लचीला हो जाता है। शुरुआत कांग्रेस नेता उमंग सिंघार से करते हैं। 1 महीने पहले उमंग सिंघार कांग्रेस के नेताओं के साथ स्पेशल बैठक करने के लिए रांची पहुंचे थे। धनबाद में भी उनका कार्यक्रम था, लेकिन विपक्षी पार्टी के दबाव और क्वारंटीन उल्लंघन का आरोप लगने के बाद एक ही दिन में उन्हें अपना दौरा स्थगित कर दिल्ली लौटना पड़ा। दूसरे माननीय लालू प्रसाद यादव के पुत्र व आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव हैं। तेज प्रताप यादव से जुड़ा मामला आपको भली भांति याद होगा। बीते हफ्ते वह लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची पहुंचे थे। तेज प्रताप रात भर रांची में ठहर कर अगले दिन लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी कर चुके थे कि तभी बीजेपी उनके झारखंड आने और होटल में ठहरने पर सवाल खड़े करने लगी। जब दबाव तेज हुआ तब सरकार को क्वारंटीन उल्लंघन का नियम याद आ गया, लेकिन तब तक तेज प्रताप बिहार के लिए रवाना हो चुके थे। उनके जाने के बाद थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब जिन बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को राज्य सरकार ने क्वारंटीन उल्लंघन मामले में 14 दिनों तक गिरिडीह में होम क्वारंटीन किया था, उन्हें बीजेपी के दबाव में 24 घंटे के भीतर ही मुक्त कर दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब बिहार के बाराचट्टी से आरजेडी विधायक समता देवी और उनकी एक सहयोगी महिला एवं 2 अंगरक्षकों को रांची जिला प्रशासन ने लॉकडाउन उल्लंघन मामले में 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में भेज दिया। विधायक अभी भी होम आइसोलेशन में ही हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि दूसरे को कानून का पालन करने का निर्देश देने वाली सरकार को क्या खुद कानून की जानकारी है या वो अपने ही बनाए नियम में कंफ्यूज हो गए हैं। अब तीसरी खबर उस अस्पताल से जुड़ी है जिसने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। फर्ज कीजिए कि आपके परिवार में किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है। आप उसका अंतिम संस्कार करने एक कब्रिस्तान पहुंचते हैं। कब्रिस्तान पहुंचकर आपको पता चलता है कि वो शख्स तो आपके परिवार का है ही नहीं, यानी शव की अदला बदली हो जाती है। मामला रांची के एस्क्लेपियस अस्पताल का है। शुक्रवार को 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। एक संक्रमित रांची के कोकर तपोवन गली की रहने वाली मिल्यानी मिंज थी। हार्ट अटैक होने पर परिजन ने उन्हें एस्क्लेपियस अस्पताल में 26 अगस्त को भर्ती कराया था। वहीं जमशेदपुर के सामिद अंसारी को 1 सितंबर को परिजनों ने भर्ती किया था। उनको निमोनिया व सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद हुई जांच में दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए। इलाज के क्रम में दोनों मरीजों की मौत शुक्रवार की रात हो गई थी।
कोरोना संक्रमित होने के कारण शव को बांधकर सुरक्षित रखा गया था। परिजनों ने रांची जिला प्रशासन से बात कर पार्थिव शरीर को जमशेदपुर भिजवाने का आग्रह किया। इसके बाद रांची से एम्बुलेंस में शव लेकर चालक सीधे कब्रिस्तान पहुंच गया। इधर जब मृतक मिल्यानी मिंज के परिजन एक्सलेपियस अस्पताल शव लेने पहुंचे तो पता चला कि शव बदल गया है। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि वह सूद में रुपए लेकर इलाज कराने आए थे। 3 लाख खर्च हुआ और मरीज की जान चली गई। मरीज के मरने के बाद शव भी बदल दिया गया। एसडीओ लोकेश मिश्रा के आदेश पर एक्सलेपियस अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। वहीं जब अस्पताल प्रशासन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए सारा आरोप मृतक पुरुष के परिवार वालों पर ही लगा दिया। अस्पताल के मुताबिक मृतक कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजन ही जबरदस्ती गलत शव अपने साथ ले गए। अब कहानी उस पति की जिसने अपनी गर्भवती पत्नी की परीक्षा दिलाने के लिए 1300 किलोमीटर की दूरी स्कूटी से तय की। एक बिहार के दशरथ मांझी थे जिन्होंने पत्नी की याद में पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था, और एक झारखंड के धनंजय मांझी हैं जिन्होंने गर्भवती पत्नी को परीक्षा दिलाने के लिए गोड्डा से ग्वालियर तक का रास्ता अपनी स्कूटी से तय किया। गर्भवती पत्नी को स्कूटी पर बिठाकर करीब 3 दिनों तक 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद धनंजय ग्वालियर पहुंचे। धनंजय का कहना है कि 2 पहियों से लंबे रास्ते में तेज बारिश होने पर वो और उनकी पत्नी एक पेड़ के नीचे 2 घंटे तक खड़े रहे। बिहार के भागलपुर से गुजरते समय बाढ़ का सामना करना पड़ा तो कई शहर और गांवों की बदहाल सड़कों से गुजरे। गड्ढों के कारण काफी परेशानी हुई, जबकि मुजफ्फरपुर में एक रात लॉज में और लखनऊ में एक रात टोल टैक्स बैरियर पर भी रुके। लेकिन अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी को लेकर आखिरकार वह पहुंच गए। धनंजय झारखंड के गोड्डा जिले के गांव गंटा टोला के रहने वाले हैं। वहां कैंटीन में खाना बनाने का काम करते थे, लेकिन बीते 3 महीने से बेरोजगार हैं। स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए धनंजय ने अपनी पत्नी के जेवर 10,000 रुपए में गिरवी रखे थे। धनंजय खुद 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन वे अपनी पत्नी को शिक्षक बनाना चाहते हैं। इसीलिए पत्नी फिलहाल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे रही हैं। धनंजय और सोनी की अरेंज मैरिज दिसंबर 2019 में हुई थी। तो झारखंड की खबरों में आज इतना ही। अब बात करते हैं बिहार की खबरों की। तो बिहार से जो सबसे पहली खबर आज है वह सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी है। असल में जब सुशांत सिंह राजपूत मामला तूल पकड़ रहा था और बिहार सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, तब यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि सुशांत सिंह का मामला आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक अहम चुनावी मुद्दा बन जाएगा। लेकिन इन अटकलों पर मुहर तब लग गई जब शनिवार को भाजपा के बिहार प्रदेश कला संस्कृति प्रकोष्ठ की ओर से फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम का पोस्टर साझा किया गया। पोस्टर के एक कोने में जहां दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी है, वहीं एक कोने में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान है। इन दोनों ही तस्वीरों के बीच जस्टिस फॉर सुशांत के साथ न भूले हैं न भूलने देंगे का स्लोगन भी लिखा है। भाजपा प्रदेश कला संस्कृति प्रकोष्ठ की तरफ से 30,000 सुशांत की तस्वीर वाले स्टिकर और मास्क तैयार किए गए हैं, जिसे युवाओं के बीच बांटा जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से जारी की गई इन पोस्टर के बाद विपक्ष सुशांत सिंह राजपूत मामले को चुनावी मैदान में कैसे भुनाता है। अब दूसरी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 70 दिनों में आरजेडी के 12 विधायक व एमएलसी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को उनकी भारी कमी महसूस हो रही है। पूरी कोशिशों के बावजूद लालू रांची से बिहार की चुनावी तैयारी उस स्तर पर नहीं कर पा रहे जितनी पार्टी को अभी जरूरत है। ऐसे में राजद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। चुनाव के ठीक पूर्व कई नेताओं ने आरजेडी का दामन छोड़ दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया है। इनमें कई विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल हैं। वरिष्ठ और युवा नेतृत्व की खींचतान के बीच बीते 70 दिनों में आरजेडी के 12 एमएलए और एमएलसी ने पार्टी का साथ छोड़ जदयू का हाथ पकड़ लिया है। इन 12 एमएलए और एमएलसी में पालीगंज से चुनकर आए आरजेडी विधायक जयवर्धन यादव,
मुजफ्फरपुर के गायघट्टी विधानसभा से चुनकर आए आरजेडी विधायक महेश्वर प्रसाद, पातेपुर से विधायक प्रेमा चौधरी, सारण जिला से परसा से विधायक चंद्रिका प्रसाद राय, दरभंगा जिला के केवटी सीट से जीतकर आए फराज फातमी, रोहतास जिले के सासाराम से विधायक अशोक कुमार और बेगूसराय के टिगरा से विधायक वीरेंद्र कुमार शामिल हैं। वहीं विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो इनमें मोहम्मद कमरे आलम, संजय प्रसाद, दिलीप राय, राधाचरण साह और रणविजय कुमार शामिल हैं। अब बिहार से जुड़ी यह आखिरी खबर युवाओं और बेरोजगारी से जुड़ी है। असल में देश के युवा काफी परेशान हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर काफी आक्रामक हो चुके हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के लाखों छात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ ताली थाली बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मकसद सरकार को युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों की समस्या को लेकर जगाना था। कोरोना काल में बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियों से निकाला गया है। कोरोना की वजह से ही कई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं किए गए। सरकारी नौकरियों से जुड़े नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया। इन सारी चीजों से परेशान छात्रों ने रोजगार दो की मुहिम के साथ ताली थाली बजाकर अपना विरोध प्रकट किया। छात्रों के विरोध का यह तरीका प्रधानमंत्री के उस आह्वान से मिलता जुलता था जिसे उन्होंने 21 मार्च को पूरे देशवासियों को टास्क के रूप में दिया था। प्रधानमंत्री का यह टास्क जहां कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया करने के लिए था, वहीं छात्रों का बेरोजगारी के विरुद्ध आवाज उठाने का। छात्रों की इस मुहिम को कई नेताओं का भी समर्थन मिला। खासकर बिहार के नेता तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को खूब हवा दी। मौके को भुनाते हुए तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ.co.in नाम की एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी। वेबसाइट के माध्यम से आरजेडी ने छात्रों को रोजगार देने का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि छात्र अपना बायोडेटा वेबसाइट पर अपलोड करें। अगर 2020 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो सभी को पार्टी रोजगार मुहैया कराएगी। तो 2 स्टेट्स के इस एपिसोड में आज इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और कुछ नहीं पसंद आया तो सुझाव जरूर दें। शुक्रिया।